प्रिय शिक्षार्थियों, नमस्कार। मूक्स के इस ऑनलाइन पटल अर्थात प्लेटफॉर्म पर हिंदी भाषा के पठन पाठन के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम हिंदी भाषा बोध के व्याख्यान संख्या 22 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं मेराज अहमद, प्रोफेसर हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, आप लोगों से मुखातिब हूँ। प्रिय शिक्षार्थियों, सीखने सिखाने की प्रक्रिया के तहत हम 5वें सप्ताह के दूसरे व्याख्यान यानी कालांश के साथ आप लोगों के बीच हैं। मैं आप लोगों के बीच रूबरू हूँ, आप लोगों से रूबरू हूँ। आशा है कि पिछला व्याख्यान यानी व्याख्यान संख्या 21 आप सभी के लिए कारगर सिद्ध हुआ होगा। आप जानते हैं कि इस जो सप्ताह के व्याख्यान हैं यानी 5वें सप्ताह के जो व्याख्यान हैं, इनके लिए जो हमने विषय निर्धारित किया है उसका आधार है शब्द समूहों का वर्गीकरण। तो यह शब्द समूह के वर्गीकरण पर आधारित जो प्रमुख वर्ग हैं, आधार हैं, उनके आधार पर जो प्रमुख वर्ग हैं उसको हम लोगों ने चुना है। पिछले व्याख्यान में हमने ये सीखा था कि रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। यानी वर्गीकृत करते हुए हमने ये देखा था कि 3 रूप हमें शब्दों के प्राप्त हुए थे। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़ शब्द। और हम लोगों ने इस पर विस्तार पूर्वक विचार विमर्श भी किया था, इसको समझने का प्रयास भी किया था। तो आज का जो व्याख्यान है ये भी बड़ा दिलचस्प होने वाला है। दिलचस्प इसलिए होने वाला है कि इसका विषय जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग अब और अधिक भूमिका न बांधते हुए अध्ययन अध्यापन के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस व्याख्यान पर आते हैं। तो हमने इसका जो विषय निर्धारित किया है वो है स्रोत, उद्गम या इतिहास के आधार पर वर्गीकृत शब्दों के विविध प्रकारों के अंतर्गत जो तत्सम शब्द होते हैं उस पर हम लोग इस व्याख्यान के अंदर विचार विमर्श करेंगे। उद्गम, स्रोत या इतिहास, 3 ये शब्द हमने अभी आप लोगों के सामने उच्चरित किए हैं। इनका आशय एक ही होता है, यानी इनका जो अर्थ होता है, इनके पीछे जो भाव निहित होता है वो एक ही है। दरअसल इसके द्वारा शब्द की पैदाइश अथवा उसका आविर्भाव या आगमन विचार के केंद्र में लिया जाता है। साधारण शब्दों में अगर हम कहें, सहज रूप से अगर हम कहें तो वस्तु विशेष के जन्म से संबंधित तथ्यों को आधार बना करके जब हम किसी तथ्य को, विषय को, वस्तु को किसी संदर्भ में उसके विकास को रेखांकित करते हैं तो दरअसल यही रेखांकन इसका लक्ष्य होता है। और जो हम तत्सम शब्द को विषय के रूप में चुन चुके हैं तो उस शब्द पर आधारित प्रस्तुत व्याख्यान के माध्यम से आप ये समझेंगे, ये जानेंगे कि स्रोत, उद्गम या इतिहास के आधार पर शब्द कितने रूप में विभाजित किए जा सकते हैं और मुख्य रूप से तत्सम शब्द किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है और उसके कौन कौन से ऐसे उदाहरण हैं जो कि महत्वपूर्ण होते हैं और आपकी दैनंदिनी में, आपके दैनिक जीवन में उनका प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी लोग परिचित हैं कि हमारे देश की जो सबसे प्राचीन भाषा है जिसको कि हम जानते हैं वो है संस्कृत। संस्कृत भाषा से ही यात्रा करते हुए विविध भाषाओं के पड़ाव को पार
करते हुए हिंदी भाषा का विकास हुआ है, या जो वर्तमान रूप हिंदी का आपके सामने है वो निश्चित रूप से संस्कृत से ही विकसित हुआ है, यद्यपि इसने कई भाषाई पड़ावों को पार किया है। सीधे संस्कृत से नहीं निकला है, बहुत सारे पड़ावों को पार करते हुए यह रूप हमारे सामने आया है। तो आप देखिए उन पड़ावों को, यानी इस भाषाई सफ़र पर अगर हम दृष्टिपात करें तो हम देखते हैं कि संस्कृत भाषा से विकसित होकर के पाली अस्तित्व में आई, फिर पाली भाषा से विकसित होकर के प्राकृत का वजूद हमारे सामने आता है, और प्राकृत से अपभ्रंश निकलती है, यानी अपभ्रंश विकसित होती है, और अपभ्रंश से अवहट्ट। तो अवहट्ट और अपभ्रंश से ही अधिकांश आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। एक बड़े क्षेत्र की जो भाषा है वो इसी प्रकार की यात्रा करते हुए, यानी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश अथवा अवहट्ट की यात्रा करते हुए आज अपने रूप में, मूल रूप में जो उसका वजूद है वो हमारे सामने है। तो सवाल यहाँ पर एक ये उठता है कि भाषाएं क्यों बदलती हैं, या भाषा को बदलने की ज़रूरत क्या होती है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। जवाब भी इसका ये दिया जा सकता है कि जैसे जैसे समय का, युग का पहिया घूमता है, यानी समय बदलता है, तो समाज के लोगों की जीवन शैली, उनकी संस्कृति, उनकी सोच, उनके विचार, और इसी के साथ साथ उनके पहनावे, उनके रहन सहन, जो भी उनका पूरा जीवन है, उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा भी बदल जाती है। यानी निश्चित रूप से भाषा इन बदलावों को वहन करने के लिए स्वयं अपने भीतर परिवर्तन लाती है, अपने भीतर बदलाव लाती है। तो अब ये बदलाव क्यों होते हैं, ये परिवर्तन क्यों होता है, इसके संदर्भ में भी अगर आप देखें तो कह सकते हैं कि जैसे जैसे विकास का पहिया आगे बढ़ता है तो कई समाज एक दूसरे से संपर्कित होते हैं, यानी आवागमन का जो साधन है उसकी विकसित प्रक्रिया के साथ साथ समाज भी एक दूसरे के संपर्क में आता है, और धर्म भी एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। साथ ही साथ गौरतलब तथ्य ये है कि शिक्षा और तकनीकी का विकास भी होता है, और महत्वपूर्ण और गौरतलब बात यह है कि बहुत सारे जो समाज सुधारक हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, साधु हैं, महात्मा हैं, उनका जैसे जैसे समय समय पर आविर्भाव होता है तो वो भी इस परिवर्तन की प्रक्रिया में हिस्सेदारी निभाते हैं। साथ ही जो दूसरे देशों से लोग आते हैं तो वो अपनी भाषा के साथ आते हैं, और उनकी भाषा का प्रभाव स्थानीय भाषा पर भी निश्चित रूप से पड़ता है। तो ये सारे कारक जो होते हैं वो भाषा परिवर्तन के कारक के रूप में रेखांकित किए जा सकते हैं। हमारा देश प्राचीन समय से ही समन्वयवादी संस्कृति का पोषक रहा है, आप लोग जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। समय समय पर हमारे देश में विविध सभ्यताओं और संस्कृतियों का आगमन होता रहा है, और तत्पश्चात यानी उसके साथ साथ उसके बाद होता क्या कि उनका हमारा मेल जोल भी होता है, और हम एक दूसरे के निकट आते हैं, धीरे धीरे बहुत निकट आते हैं।
तो इन कारणों से परिवर्तन होता है और हमारी जो समन्वयवादी संस्कृति है वो भी भाषाई परिवर्तन में भूमिका निभाती है। यानी समन्वय का अर्थ हुआ कि हम बहुत ही निरपेक्ष और निर्भीकता से दूसरी भाषा के शब्दों की संपदा को ग्रहण करते हैं, तो हमारी भाषा उससे और अधिक शक्तिशाली बनती है और विविध भाषाओं के प्रभाव, विविध सभ्यताओं के प्रभाव, विविध संस्कृतियों के प्रभाव से ये परिवर्तन दृष्टिगत होता है। इसका प्रभाव, असर जो है वो भाषा पर दिखाई देता है। तो इस हम समझ रहे हैं कि आपने इन परिवर्तनों को निश्चित रूप से समझ लिया होगा। यानी यही परिवर्तन जो है वो विविध वर्गों के संदर्भ में महत्वपूर्ण होते हैं। तो हम देखते हैं कि उसी में उद्गम, स्रोत इत्यादि के आधार पर शब्द के 5 भेद किए गए हैं। एक है तत्सम, तदभव, देशज या देशी, विदेशज या विदेशी और संकर या मिश्रित शब्द। तो प्रस्तुत व्याख्यान में हम लोग मुख्य रूप से तत्सम शब्द पर विचार करेंगे। प्रिय सहभागियों, अगर हम तत्सम शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो हम देखते हैं, यानी इनको अलग हम करते हैं तो देखते हैं, इनके टुकड़े हम करते हैं तो देखते हैं कि ये शब्द 2 शब्दों से मिलकर के बना है, तत् और सम, जिसमें तत् का अर्थ उसके और सम का अर्थ समानता या बराबरी या बराबर या एक जैसा होता है। और अगर हम पूरे अर्थ पर देखें, यानी जो दोनों शब्द हैं उनके अर्थ पर देखें, तो पहले का उसके और दूसरे का समान, यानी उसके अर्थात किसके, तो उत्तर इसका मिलता है संस्कृत के, और समान माने संस्कृत के समान। इसको और अगर आप दूसरे शब्द में कहना चाहें तो कह सकते हैं कि संस्कृत के शब्दों जैसा या उसके समान। तो प्रिय शिक्षार्थियों, आप जानते हैं कि 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता प्राप्त हुई। अब चूंकि हिंदी भाषा का विकास संस्कृत भाषा से हुआ है, तो विकास की इस यात्रा में परिवर्तन तो हुआ, परंतु अपनी लंबी यात्रा के दौरान बहुत से शब्द परिवर्तित नहीं हुए, यानी वो ज्यों के त्यों बने रहे और उसी रूप में, अर्थात अपने स्वाभाविक रूप में जैसे कि वो संस्कृत में प्रयुक्त किए जाते थे, वो हिंदी में भी आ गए। हम ये कह सकते हैं कि आए क्यों ना, यानी आना भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में इनका जो आना है उसे देखा जा सकता है। ये बार बार हम कहते हैं कि हिंदी की जो जड़ है, हिंदी की जो रूट है, वो कहाँ है, वो संस्कृत में है। तो संस्कृत के शब्दों की मौजूदगी हिंदी में निश्चित रूप से स्वाभाविक प्रक्रिया है, स्वाभाविक है। तो ये तो बात हुई तत्सम शब्द के मूल की, उसके जड़ों की। अब हम तत्सम के स्वरूप पर विचार करेंगे। तो तत्सम शब्द को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के लिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। यहाँ पर एक बात और मैं बता देना चाहूँगा कि कोई भी भाषा हो सकता है कि वो हमारे देश की भाषा ना हो, दूसरे देश की भाषा हो, दूसरे समाज की भाषा हो, उसमें भी ये रूप पाया जाता है। यानी उस भाषा का जो मूल उत्स है, उसकी मूल भाषा है,
तो उससे उस भाषा में जो शब्द आ जाते हैं वो उस भाषिक संदर्भ में तत्सम कहलाएंगे। तो अब हम हिंदी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि संस्कृत से जो हिंदी में सीधे आकर के और हिंदी शब्द के रूप में ज्यों क्यों त्यों बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी फेर बदल के प्रयुक्त होते हैं, यानी बोले जाते हैं और लिखे जाते हैं, ऐसे शब्दों को हम कौन सा शब्द कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। भाषाविद कामता प्रसाद गुरु तत्सम शब्द को परिभाषित करते हुए कहते हैं, तत्सम वे संस्कृत शब्द हैं जो अपने असली स्वरूप में हिंदी भाषा में प्रचलित हैं। इसे हम और भी सरल ढंग से अगर समझने का प्रयास करें तो कह सकते हैं कि जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है किसी भाषा में, यानी हिंदी भाषा में, तो वो शब्द कैसे शब्द कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाने के अधिकारी होते हैं। यहाँ पर यह तथ्य भी समझ लेना आवश्यक है कि हिंदी में तत्सम शब्दों का आविर्भाव कैसे हुआ, और यानी वो कैसे उत्पन्न हुए और कैसे अभी तक इनकी उपस्थिति बरकरार है। जबकि आप जानते हैं कि हमारे भाषाई विकास की परंपरा में संस्कृत जो है वो सबसे पहली कड़ी के रूप में आती है। हमने कई पायदानों को पार कर लिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाषा को विस्तारित करने और उसके फलने फूलने में बहुत महती भूमिका किसकी होती है? साहित्य की होती है। साहित्य का बहुत महत्वपूर्ण भाषिक विकास के संदर्भ में योगदान होता है। आप जानते हैं कि हिंदी भाषा साहित्य का बोलबाला है, उसका प्रभाव है, उसका विस्तार है, परंतु जब साहित्य की शुरुआत की बात करते हैं, आरंभ की बात करते हैं, तो ये हम जानते हैं, स्पष्ट रूप से जानते हैं कि इसकी शुरुआत, इसका आरंभ कहाँ से हुआ? संस्कृत साहित्य से, यानी इसकी जो परंपराएं हैं वो संस्कृत से ही मिलती हैं। वेदव्यास, महर्षि वाल्मीकि, भवभूत, कालिदास, माघ, भारवी इत्यादि भारतीय काव्य शास्त्रियों, नियम शास्त्रियों ने अपने महान ग्रंथों की रचना किस भाषा में की है? आप लोग जानते हैं कि संस्कृत भाषा में की है। बाद के मध्यकालीन और आधुनिक कालीन जो साहित्यिक लोग थे, यानी जो कवि थे, जो आचार्य थे, उन लोगों ने नियमों, रचना शैली और जिस भाषा का अनुसरण किया, जिससे सीखा, तो निश्चित रूप से उसकी छाप उनकी भाषा पर लाजिम थी। यानी संस्कृत पर हिंदी की छाप पड़ना स्वाभाविक था और है। गौरतलब ये भी है कि हिंदी में तत्सम शब्दों का प्रयोग हमारी सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, भाषाई समृद्धता और पुरातनता की खुशबू को जीवंत रखता है। बहरहाल आज की चर्चा के प्रवाह में अब हम तत्सम शब्दों के उदाहरण देखेंगे, उसको उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। एक ऐसा आभूषण है जिसे हम अंगुलियों में पहनते हैं। आप समझ गए होंगे किस चीज की बात हो रही है। निश्चित रूप से ये बात हो रही है अंगूठी की। परंतु क्या आपको मालूम है, क्या आप जानते हैं कि ये शब्द आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग में लाया जाता है? इसकी मूल उत्पत्ति कहाँ से हुई है? संस्कृत से हुई है। और संस्कृत में इस शब्द का जो रूप था वो था अंगुष्टिका।
जब बिजली चली जाती है तो हम लोग फौरन कहते हैं कि अंधेरा हो गया, परंतु ये अंधेरा शब्द कहाँ से आया है? ये संस्कृत के शब्द अंधकार से बना है। इसी प्रकार से आप दही खाने के बहुत शौकीन होते हैं। दही बहुत प्रिय व्यंजन है, भोजन है, परंतु हम जब उस पर विचार करते हैं तो देखते हैं कि ये शब्द दही कहाँ से आया है? ये आया है दधि से। तो ये जो शब्द है अंगुष्टिका, अंधकार, दधि, इसका भी प्रयोग हिंदी में होता है आवश्यकता के अनुसार, और यही शब्द जो है, इस प्रकार की प्रयुक्ति जो है इसकी, वो क्या कहलाती है? तत्सम शब्द के रूप में देखी और जानी जा सकती है। तो यानी संस्कृत से जो सीधे हिंदी में शब्द प्रयुक्त होते हैं, बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो इन शब्दों की चर्चा के साथ साथ हम एक संक्षेप में एक शब्द और है जो कि प्रचलन में है, अर्ध तत्सम, उसके ऊपर भी हम संक्षेप में थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। अर्ध तत्सम उन शब्दों को कहते हैं, यानी संस्कृत भाषा में प्रयुक्त शब्दों को कहते हैं, जो हिंदी में आ गए हैं, जो कि बोलचाल के कारण या आप कह सकते हैं कि किसी कारण से पूर्ण रूप से तत्सम नहीं रह गए हैं, बल्कि उनका थोड़ा सा रूप परिवर्तित हो गया है। यानी इसका मतलब ये है कि ये बीच के शब्द होते हैं, जैसे बच्छ, अंज्ञा, मोह, मंस इत्यादि। तत्सम और उसके परिवर्तित रूप जिसका अध्ययन हम तद्भव के अंतर्गत करेंगे, अगले व्याख्यानों में वो विषय हमारे सामने होगा, हमारे और आपके बीच होगा। उनके बीच रूप की भिन्नता के साथ साथ बहुधा अर्थ की भी भिन्नता होती है। तत्सम शब्द प्रायः सामान्य अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है, इसके बरक्स तद्भव शब्द विशेष अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे एक शब्द है स्थान, और वो सामान्य अर्थ का शब्द है। स्थान एक सामान्य शब्द है, लेकिन जब हमने मान लीजिए उसका दिया थाना, तो थाना जो है एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है, यानी जो इसका परिवर्तित रूप है वह एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। कभी कभी तत्सम शब्द से गुरुता का अर्थ निकलता है और तद्भव से लघुता का। जैसे देखना शब्द साधारण लोगों के लिए प्रयोग में लाया जाता है, परंतु दर्शन शब्द जो है वो किसी बड़े आदमी, देवता इत्यादि के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तत्सम शब्द को समझने के लिए एक और इसी क्रम में हम रूप देखते हैं, वो है कि कभी कभी तत्सम शब्द के दो अर्थों में से तद्भव से केवल एक ही अर्थ सूचित होता है। यानी कोई तत्सम शब्द है, उसके दो अर्थ हैं, लेकिन तद्भव से केवल एक ही अर्थ निकलता है। जैसे वंश का अर्थ है कुटुंब और बांस, लेकिन जब हम बांस शब्द का प्रयोग करेंगे यानी उसके तद्भव रूप का, तो वो केवल एक ही अर्थ की अभिव्यक्ति करता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसे तमाम उदाहरण हैं जिनकी चर्चा हम लोग करेंगे, और तत्सम शब्दों को समझने के लिए पहले हम तत्सम शब्द देंगे, उसके बाद फिर हम उसके तद्भव देंगे। इसलिए कि जब तक तद्भव शब्द आपके सामने नहीं होगा, जिसको कि हम विस्तार से और गहराई से अगले व्याख्यान में समझेंगे, जानेंगे,
तो अभी हम उसके समानांतर ही इन शब्दों को रख करके देखेंगे, तभी इन शब्दों से संबंधित जो अवधारणा है, जो उसका स्वरूप है, वो सहजता पूर्वक ग्रहण करने योग्य होगा। तो दोनों को मिला करके कुछ उदाहरण हम आपके सामने, जो कि प्रचलित उदाहरण के रूप में देखे जाते हैं, आपको देखने हैं, उसको हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो शब्द है जैसे अंग प्रोच्छन, अंगोछा, इसका तद्भव होगा। इसी प्रकार से प्रयुक्त होने वाला तत्सम शब्द है अंगरक्षक, अंगरखा, अकार्य, अकाज, अग्नि तत्सम शब्द है। आग, अक्षर तत्सम शब्द है। उसके लिए जो उसका परिवर्तित रूप तद्भव के रूप में प्रयुक्त होता है वो है अक्षर या आखर, अक्षोट, अखरूट, अग्रपद, अगुआ, अमावस्या, अमावस, अम्लिका, इमली, अर्ध, आधा, आम्र, आम, आम्रचूर्ण, अमचूर, इक्षु, ईख, इष्टिका, ईंट, उच्छेदन, अंगछेदना, उज्ज्वल, उजला, उदित, उगना, उत्खनन, उखाड़ना या खोदना, उपल, ओला, एकलपुत्र, इकलौता, ओष्ठ, ऊंट या होंठ, कच्छप, कछुआ, कज्जल, काजल, कर्ण, कान, कुक्षि, कोख, कुष्ठ, कोढ़, कृषक तत्सम शब्द है। किसान या कृष्ण त्योहार के लिए प्रयुक्त शब्द है। तिथिवार, तांबूलिका, तमोली या पानवाला, तीक्ष्ण तत्सम शब्द है, तीखा, इसका तद्भव रूप है तृण, त्वरित, दंत, दंत धावन यानी दातून, दक्षिण, दाहिना, दमन, दबना, दीपक, दिया, दुग्ध तत्सम शब्द, दूध, धृष्टता, ढिठाई, धैर्य, धीरज, नख, नाखून, नग्न, नंगा, नव्य, नया, नारिकेल, नारियल, नौका, नाव, परश्व, परसों, पार्श्व, पास, प्रतिवेश, पड़ोस, हरित, हरा, स्नेह, नेह इत्यादि। तो इस प्रकार से बहुत सारे तत्सम शब्द हैं जो कि हमारी भाषा में प्रयुक्त होते हैं और भाषा को प्रभावशाली बनाने में अपनी भूमिका निभाते हैं, और दुनिया की जो दूसरी भाषाएं हैं उसमें भी इसी प्रकार के शब्दों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब बारी आती है कक्षा के अंतिम क्रियाकलाप की। तो इसके तहत हम लोग कुछ प्रश्न देते हैं और उसका आप लोग अध्ययन करके उसका उत्तर तलाशने की कोशिश करते हैं, और ये हमारे स्वमूल्यांकन की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंश है। तो हम उन प्रश्नों पर आए इससे पहले जो पिछला व्याख्यान यानी व्याख्यान संख्या 21 था उसका उत्तर आप लोग देख सकते हैं। देखिए, व्याख्यान संख्या 21 में 1 का उत्तर बा, 2 का सा, 3 का सा, 4 का दा और 5 का आ। तो इसके बाद अब हम अंत में प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द छांटिए। विकल्प अ अनजान, ब सच, द पता, प्रश्न नंबर 2, दक्षिण शब्द किसका उदाहरण है? विकल्प अ तत्सम, ब तद्भव, स दिशज और द विदिशज।
प्रश्न नंबर 3, जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं वो कहलाते हैं अ देशज, बा तद्भव, सा तत्सम और द अन्य। नारियल किस प्रकार के शब्द का उदाहरण है? तत्सम बोलचाल की भाषा का, देशज विदेशी। प्रश्न नंबर 5 है, उपालंब शब्द को बोलचाल की भाषा में क्या कहेंगे? अवलंब, आलंब, उलाघना, उलाहना। तो इस प्रकार से यह व्याख्यान यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग इस व्याख्यान में हमारे साथ आरंभ से लेकर के अंत तक बने रहे, इसके लिए मैं तमाम प्रतिभागियों का आभारी हूँ और उनका आभार व्यक्त करते हुए आप लोगों को आप लोगों का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।